हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस का। चैप्टर का नेम है बच्चों व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। फर्स्ट है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। इसमें बच्चों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम यहाँ देखेंगे। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में पहला फीचर है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बच्चों, जिसमें कि जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। ठीक है, अब जो वोटर्स है वो देख रहा है कि मैं अपना वोट किसे दूं, और वो क्या चाह रहा है कि जो वोट हो, जो इलेक्शन हो, वो कैसे होने चाहिए, फ्री और फेयर होने चाहिए, है ना। अब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में आता है, फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा था वो ये था कि जो रूलर है वो इलेक्टेड होता है लोगों के द्वारा। सेकंड इसका बी पार्ट है जो फाइनल डिसीजन होता है। ठीक है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो उन इलेक्टेड लोगों के पास होती है जो कि लोगों के द्वारा चुने हुए जाते हैं। ठीक है, इलेक्शन के दिनों में आपने देखा होगा ना कि सभी लोग अपनी उंगली पर एक नीले रंग की जो इंक है वो लगा के रखते हैं, है ना। ये इलेक्शन एक प्रोसेस का एक मेन पार्ट है। इससे ये पता चलता है कि ये व्यक्ति मतदान कर चुका है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में सी पार्ट है, डेमोक्रेसी में जो ईच एडल्ट है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, अपना वोट दे सकता है। ठीक है, हर वोट की सेम वैल्यू होती है। ठीक है, हर वोट की सेम वैल्यू होती है। वहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता कि इसके पास ज़मीन जायदाद अधिक है तो इसके वोट की पावर 10 बना दी जाए, या इसके पास ज़मीन जायदाद नहीं है तो इसके वोट की पावर को कम कर दिया जाए। ऐसा नहीं है। वहाँ जो भी व्यक्ति अडल्ट है, जो भी कानून की नज़र में मतदान करने का अधिकारी है, उसके वोट की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक रूल्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, ठीक है, और जो सिटीजन्स के राइट्स हैं, ठीक है, सिटीजन्स के राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज किसके द्वारा बनाए जाते हैं बच्चों, डेमोक्रेटिक रूल्स में बनाए जाते हैं। ठीक है, उनके लिए कुछ लिमिट सेट करते हैं वो लोग, है ना। अब फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स, और फेयर अपॉर्चुनिटी रहती है लोगों के पास कि वो जो करंट रूलर्स हैं जो कि उनके लिए अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे हैं, जो उन्होंने अपने वादे किए थे उन वादों को नहीं निभा पा रहे हैं, तो लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, लोगों के पास ये मौका होता है कि वो क्या करें, उन रूलर्स को चेंज कर दे। अब एक और हमें थोड़ा सा डेमोक्रेसी में नई चीज़ सीखने को मिली कि जो लीडर हैं डेमोक्रेसी में वो बदले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इससे इंस्टेबिलिटी है। जो पॉलिटिकल कंपटीशन है और जो पावर प्ले है, ठीक है, इसमें मोरालिटी का कोई भी स्कोप नहीं है, यानी कि मोरालिटी इसमें कोई स्थान नहीं रखती। बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करने के कारण यहाँ कई बार जो नीतियाँ हैं या जो लॉज हैं वो क्या हो जाते हैं, लेट भी हो जाते हैं। अब so many people have to be consulted लीड टू डिले, यानी बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करने के कारण जो बहुत सारे लॉज हैं वो क्या हो जाते हैं,
लेट हो जाते हैं, है ना। और जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो लोगों के जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसे नहीं जानते, ठीक है। और इससे क्या होता है, इलेक्टरल कंपटीशन में करप्शन भी ज़्यादा होता है ना। जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, वो सही ढंग से डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, ठीक है। सही ढंग से डिसाइड नहीं कर पाते कौन सा व्यक्ति उनके लिए सही चुनाव हो सकता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक पिक्चर दिया हुआ, कार्टून दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें आप इजीली देख पा रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को एक प्रमोट कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट कॉफ़ी को वो कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि 70% टैक्स रेट, ठीक है, ओपन बॉर्डर्स, मेडिकल टू ऑल, यानी कि ये क्या कर रहा है, अपना प्रमोशन कर रहा है, ठीक है, एक लीडर की तरह। अब डेमोक्रेसी के फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो सही गवर्नमेंट मानी गई है, बेटर गवर्नमेंट मानी गई है, क्योंकि इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किसके लिए अकाउंटेबल हैं, लोगों के तरफ अकाउंटेबल हैं। जो गवर्नमेंट है उसे जवाबदेही करनी पड़ती है उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए। जो डेमोक्रेसी है वो डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है उसको क्या करती है, इम्प्रूव करती है। और ये जो डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स को डील करने के लिए डिफरेंट मेथड्स को क्या करती है, ये यूज़ कर सकती है। जो डेमोक्रेसी है वो सिटीजन्स की डिग्निटी को एनहांस करती है। कैसे एनहांस करती है बच्चों, इसमें छोटा बड़ा अमीर गरीब, ठीक है, सभी के वोट की समान वैल्यू है, ठीक है। इसीलिए वो क्या करती है, डिग्निटी को एनहांस करती है। और इट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये दूसरी तरह की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे मोनार्की हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, ऑटोक्रेसी हो गई, उनसे ज़्यादा सही गवर्नमेंट है, क्योंकि ये अलाउ करती है कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उस गलती को सुधारने का ये अवसर देती है। ये किसका सीन है बच्चों, बताओ। यस, पार्लियामेंट का। अब बच्चों बात करते हैं हमारी नेबरिंग कंट्री। इसमें हमने इस चैप्टर में हमने केस स्टडी पढ़ रहे हैं, जो कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, उसमें भी क्या है, डेमोक्रेसी है। अब देखते हैं वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो किस फॉर्म में है। इन 1994 में जो मिलिट्री जनरल थे जिनका नाम था परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने गवर्नमेंट को टुक ओवर कर लिया, ठीक है। और 2002 में उन्होंने अपना डेजिग्नेशन क्या करवा लिया, चेंज करा लिया, और अपने को क्या कर लिया, राष्ट्रपति वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो घोषित कर लिया। और अपने इस तरीके से उन्होंने अपने क्या कर लिया, 5 इयर्स क्या कर लिया, एक्सटेंशन मिल गई उनको, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल है, थोड़ा सा आपको हंसी भी आएगी देखने में। जैसे जो लीडर है वो कह रहा है मेरे पास घोषणाएं हैं, वायदे हैं, और जो व्यक्ति है वो क्या कह रहा है, मेरे पास वोट है, ठीक है। ये शो करता है कि जो वोटर्स है उसके पास पावर है। अब पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, अब उसमें 1994 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपने आप को शासक बना लिया था, ठीक है। और 2002 में अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर लिया था। अब 2002 में ही उसने एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जिसके अकॉर्डिंग कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया जा सकता है। और जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को राइट होगा, सबसे बड़ा जो चेंज किया था वो ये आ रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कि जो प्रेसिडेंट है वो उसके पास राइट होगा, अधिकार होगा कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस करने का। आप जो वर्क था, जो सिविलियन कैबिनेट थी, सिविलियन कैबिनेट मतलब वो लोग जो कि
लोगों के द्वारा चुनकर आई गई लोगों की सभा है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के, उनके ऊपर उनको सुपरवाइज करने के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई। ठीक है, और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें सारे लोग कौन से थे? ऐसे लोग थे बच्चों जो कि मिलिट्री से थे, मिलिट्री बैकग्राउंड के लोग थे। ठीक है, इस लॉ के आ जाने के बाद क्या किया, ये लॉ पास हो गया। इस लॉ के पास होने के बाद इलेक्शन कराए गए। किसके इलेक्शन हुए थे बच्चों? वो असेंबलीज के, असेंबली के इलेक्शन कराए गए। ठीक है, असेंबली के इलेक्शन होने के बाद में जो देयर वर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए, ठीक है, उन्हें कुछ पावर दे दी गई, लेकिन जो फाइनल पावर थी वो किसके पास थी? मिलिट्री के पास थी और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। अब ये जो कंडीशन आई पाकिस्तान में, ये जो आपने डेमोक्रेसी देखी, इसके क्या आउटकम्स हुए, क्या आउटकम्स निकल के आया इसका देखते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इलेक्टेड बाय पीपल वर नॉट द रियल रूलर, यानी कि होना ये चाहिए डेमोक्रेसी में रियल रूलर वही होने चाहिए जो कि लोगों के द्वारा चुने गए, लेकिन यहाँ रियल रूलर लोगों के द्वारा चुना नहीं जा रहा। लोगों के द्वारा चुने गए रूलर्स के ऊपर एक नेशनल असेंबली बना दी, जिसे कि जो मिलिट्री के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? गवर्न कर रहे हैं, और जो इसके ऊपर जो राष्ट्रपति है, वहाँ का प्रेसिडेंट है, वो उसके ऊपर रूल कर रहा है। तो ये डेमोक्रेसी का एक करेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है क्या? नो। ठीक है, और जो मेन पावर है वो मेन पावर किसके पास रही? जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। ठीक है, और जिसने अपने आप को क्या कर लिया था? प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था। ठीक है, तो पाकिस्तान में नहीं कहा जा सकता कि वहाँ क्या है? डेमोक्रेसी है। एक दूसरी केस स्टडी है बच्चों जिम्बाब्वे की। ठीक है, जिम्बाब्वे में भी डेमोक्रेसी है, ऐसा कहा जाता है कि जिम्बाब्वे में भी डेमोक्रेसी है। अब देखते हैं जिम्बाब्वे की डेमोक्रेसी कैसी है। तो जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंट मिली बच्चों 1980 में, उसे इंडिपेंडेंट मिली। ठीक है, उस समय जो पार्टी थी जानू पीएफ, इस पार्टी का क्या था? दबदबा था। इसी पार्टी के जो लीडर थे, ठीक है, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, उनकी लीडरशिप में उन्हें फ्रीडम मिली थी। ठीक है, इंडिपेंडेंस मिली थी। उनका नाम क्या था बच्चों? रॉबर्ट मुगाबे। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, तब से लेकर अब तक उसमें जो इलेक्शन है वो रेगुलर इंटरवल पर होते रहे। ठीक है, और हर बार कौन सी पार्टी जीतती रही? जानू पीएफ। ठीक है, अब जो प्रेसिडेंट मुगाबे थे वैसे तो पॉपुलर थे ही वो। ठीक है, अब इसके अलावा वो क्या करते थे? अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते थे इलेक्शन में। अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या? जैसे ब्राइब देना, घूस देना, डराना धमकाना, इसको अनफेयर प्रैक्टिस कहते हैं। बूथ कैप्चरिंग, ये सब किस में आती है? अनफेयर प्रैक्टिस में आती है। ठीक है, ओवर द ईयर दिस गवर्नमेंट हैज़ चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। आप धीरे धीरे इस सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार चेंज ला दिया। ठीक है, क्यों चेंज किया? ताकि इससे इनकी पावर बढ़े और अकाउंटेबिलिटी कम हो। द अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स थे उनको क्या करने लगे? ये लोग हैरेस करने लगे, परेशान करने लगे। ठीक है, और उनकी जो मीटिंग्स कहीं होती थी उनकी मीटिंग्स नहीं होने देते थे, वहाँ दंगा जाके करते थे। ठीक है, और जब पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन होता था गवर्नमेंट के खिलाफ, वो क्या था? वहाँ पर जिम्बाब्वे में इलीगल था, इलीगल घोषित कर दिया गया। आप सरकार के खिलाफ मोर्चा नहीं निकाल सकते। ठीक है, जो टेलीविज़न है और रेडियो है उसे कंट्रोल कर लिया गया गवर्नमेंट के जरिए, गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया, और केवल रूलिंग पार्टी का ही विज़न वो क्या कर सकते हैं? लोगों को बता सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में। और इसके अलावा वहाँ एक जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी, इंडिपेंडेंट क्या थी? न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट थे, लेकिन इसमें भी सरकार ने जो जर्नलिस्ट थे उनको हैरस करना शुरू कर दिया, जो कि उनके अगेंस्ट बोलते थे या लिखते थे अपने पेपर में। अब इसका क्या आउटकम्स निकल के आया बच्चों? द अप्रूवल ऑफ रूलर इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। जो अप्रूवल होना रूलर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन सफिशिएंट मात्रा में, यानी कि
करो आप कंट्रोल, लेकिन इतना कंट्रोल भी नहीं कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसकी फॉर्म में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब जो बात करते हैं एक और कंट्री की, मैक्सिको की, यहाँ सिचुएशन और ही अलग है बच्चों। मैक्सिको को इंडिपेंडेंट मिली थी 1930 में, 1930 में। इंडिया को कब मिली थी बच्चों, याद करके बताओ जरा। यस, 1947 में। ठीक है, तब से मैक्सिको में हर 6 ईयर्स में इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। अच्छा, इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं, है ना, जिसे हम जनरल इलेक्शन कहते हैं, कितने साल बाद होते हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको आप लिख के लाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं। हर 6 साल में यहाँ रेगुलर इंटरवल पे क्या हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं। अब इसमें एक पार्टी का नाम दिया हुआ, PRI वो पार्टी है जिसका नाम है, थोड़ा अजीब नाम है, इसको याद कर लेना। PRI की फुल फॉर्म वैसे तो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पार्टी, R से रिवोल्यूशनरी, I से इंस्टीट्यूशनल, लेकिन इसका उल्टा है, I को पहले लिया है इसमें, है ना, I से इंस्टीट्यूशनल, R से रिवोल्यूशनरी और P से पार्टी ऑफ मैक्सिको। ठीक है, ये नाम है, दोबारा से पढ़ देती हूँ मैं इसका नाम, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ मैक्सिको। अब ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, और जो लोग जो कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में नौकरी करते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते हैं, उन लोगों को जो पार्टी की जो मीटिंग्स होती है उनको अटेंड करना कंपलसरी है। ठीक है, और तो और जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में जो पढ़ाते हैं, ठीक है, उन टीचर्स को भी क्या किया जाता है, वो टीचर्स को भी फोर्स किया जाता है कि वो पेरेंट्स को कहें कि किसको वोट दें, PRI, किसको वोट दें, PRI पार्टी को ही वोट दें। ठीक है, और जो मीडिया है, ठीक है, मीडिया को क्या है, जो लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटी ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल, ठीक है, पार्टीज, जो ओपोजिशन पार्टी की जो एक्टिविटीज़ है उन्हें क्या करे, इग्नोर करे, और जो क्रिटिसाइज उनको कर रहे हैं उनको क्या करे, इग्नोर करें। ये एक वोटिंग का सीन है बच्चों, इसमें वोटिंग आई कार्ड लेके लोग खड़े हैं और दूसरी लाइन में लोग अपना नंबर देख रहे हैं कि हमारा नंबर किस लिस्ट में कहाँ है। ठीक है, लेकिन बट अंटिल 2000, यानी कि 2000 तक ऐसा हुआ। इसके बाद जो भी इलेक्शन हुआ, ठीक है, वो कब हुआ, PRI के द्वारा जो भी इलेक्शन कराया गया, उसमें जो अपोजिशन पार्टी थी, ठीक है, वो अपोजिशन पार्टी खड़ी तो हुई, लेकिन 2000 के बाद की बात है, पहले तो खड़ी नहीं होती थी, बाद में 2000 बाद के बाद में अपोजिशन जो पार्टीज थी वो कंटेस्ट तो करती थी इलेक्शन, लेकिन वो कभी जीत ही नहीं पाई। क्यों नहीं जीत पाई होगी, क्योंकि जो पावर में थी पार्टी कौन सी थी, PRI, वो जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज है उसको क्या करती थी, यूज़ करती थी। ठीक है, और जो PRI है वो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी इलेक्शन में। डर्टी ट्रिक्स जैसा पहले बताया, लोगों को डराना, ठीक है, ब्राइब देना, धमकाना, लालच देना, ठीक है, बूथ कैप्चरिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती है, डर्टी ट्रिक्स में आती है। और जो PRI है वो जो अपने उनके जो खड़े हुए कैंडिडेट है, इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारे पैसे लगाती है वो, है ना, क्योंकि उसके पास तो रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और वो क्या क्या काम करती है, लास्ट मोमेंट पे जहाँ देखती है कि अपोजिशन पार्टीज़ के जो लोग हैं उनके जीतने की संभावनाएं हैं, तो लास्ट मिनट पे वो क्या करते हैं कि जो बूथ है, बूथ को शिफ्ट कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर लास्ट मिनट में, है ना, जिससे कि लोगों को क्या हो, वोट डालने में बड़ी दिक्कत हो। इसीलिए वो क्या करती है, हर बार जीत जाती है PRI पार्टी। ठीक है, अब जो कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेमोक्रेसी। क्वेश्चन सेकंड है, गिव एन एग्जांपल ऑफ जिम्बाब्वे, शो हाउ लॉज मेड बाय वन सिंगल रूलर। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ डज डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। Question 4,
कंपेयर द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन चाइना एंड मैक्सिको। क्वेश्चन 5 है, हाउ डिड मुशर्रफ एस्टेब्लिश हिज रूल इन पाकिस्तान। थैंक यू बच्चों, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।